नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मोदी सरकार ने एक आदेश जारी कर 1966 के एक फैसले को पलट दिया है और सरकारी कर्मचारियों पर लगे बैन को हटा दिया है। नए आदेश के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा और कार्यक्रम में चाहे तो शामिल हो सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 58 साल पहले साल 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने ही सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर बैन लगाया था। और उस दौर में क्या था, गो रक्षा कानून लाने की बात हो रही थी। संत महात्मा वो सब दिल्ली कूच कर रहे थे। उस दौरान गोलियां चली, कईयों की जान गई और उसके बाद आरएसएस पर यह बैन लगाया गया कि कोई सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि ये बात अलग है कि कई राज्यों ने इससे पहले ही सरकारी कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको अब हटाया है। ऐसे में सवाल यह है कि बीते 10 साल से मोदी सरकार केंद्र में थी, पूर्ण बहुमत के साथ थी, लेकिन तीसरी बार पीएम बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों पर जो बैन था वो क्यों हटाया गया, बड़ा सवाल। खासतौर पर 4 जून के बाद जो बयान आरएसएस की तरफ से आ रहे थे, जिनसे यह कहा जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ तल्खी आ गई है, दूरी आ गई है, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से ऐसा क्या वाकई में लगता है? क्या इस फैसले के बाद बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ के कार्य में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। परंतु अब वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। क्या वाकई इस फैसले को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि देश के अंदर संविधान यह अधिकार भी देता है कि कोई चाहे तो अपनी धर्म का प्रचार प्रसार खोलकर कर ले और चाहे तो मर्जी से धर्म भी बदल ले? जब इतनी छूट है तो क्या एक कर्मचारी को इतनी छूट नहीं होनी चाहिए कि वो जिस संगठन के साथ जुड़ना चाहे, जिस सामाजिक संगठन के साथ जुड़ना चाहे, वो अधिकार उसको होना चाहिए? या फिर इसके परिणाम अलग होंगे? अगर एक सरकारी कर्मचारी अगर एक संगठन के साथ जुड़ता है और वो संगठन किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, तो क्या ये होगा कि अगर इस पार्टी की सरकार तो उससे जुड़े जो कर्मचारी हैं वो टॉप पोजीशन पर होंगे, ब्यूरोक्रेसी को संभालते नजर आएंगे, और अगर दूसरी सरकार आती है तो जो शाखा का हिस्सा नहीं हुए वो ब्यूरोक्रेसी को संभालते नजर आएंगे? क्या इस फैसले के बाद ब्यूरोक्रेसी भी 2 हिस्सों में बटी नजर आएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी हैं और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी हैं। शुरुआत प्रताप राव जी आपके साथ। क्या वाकई में आपको लगता है कि इस फैसले की जरूरत थी, क्योंकि एक अधिकारी कर्मचारी के पास होना चाहिए कि अगर वो किसी सामाजिक संगठन का प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा होना चाहे तो हो सकता है? अभिजन, सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आखिर में ये प्रतिबंध जो लगाया गया था वो क्यों 7 नवंबर 1966 को लगा ये प्रतिबंध। और प्रतिबंध क्यों लगाया गया? सब जानते हैं कि 66 में जिस तरह से गोवध के खिलाफ कानून बनाने को लेकर, गो रक्षा को लेकर जिस तरह का बड़ा आंदोलन चल रहा था, साधु संतों पर जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनका जो अत्याचार चल रहा था, उन्होंने कई गोली कांड के द्वारा हम जानते हैं कि 66 में कितने साधु संत उसमें मारे गए। और करपात्री जी महाराज, उन्होंने यहाँ तक कि श्राप भी दिया। उस समय बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी संघ सीधा इस गो रक्षा के आंदोलन में जुड़ा हुआ था। तो सरकार को लगता था कि ये गोरक्षा का आंदोलन कहीं ना कहीं हमारी सरकार के लिए खतरा बन गया है। उनको लगता था कि ये गोरक्षा का आंदोलन कुचल देना चाहिए। कुचलने के लिए एक और सड़कों पर गोलियां चलाई गई, साधु संतों को मारा गया, दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी जो कि आम नागरिक हैं वो भी गोरक्षा के प्रति उतने ही भक्त थे जितने आम नागरिक हैं, उनको रोका गया। ये रोकने की एक, देखिए कुल मिलाकर हम क्या रीजन था इस देश में, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले उन पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा। कश्मीर
की स्वतंत्रता और पाकिस्तान से मिलाने की मांग करने वालों के खिलाफ कभी कोई कांग्रेस ने कभी बैन नहीं लगाया। देश के खिलाफ आतंक फैलाने वालों के खिलाफ कभी बैन नहीं लगाया। बैन उनको आरएसएस से क्यों? क्योंकि आरएसएस एक ऐसी विचारधारा है। सिर्फ आरएसएस नहीं है सर, 1966 का जो लेटर है उसमें जमात इस्लामी जो दूसरा संगठन है उस पर भी बैन था। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ आरएसएस। ऐसा है वीरेंद्र, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों का ये खेल जब गोरक्षा आंदोलन चल रहा था तब हम जानते हैं कि जमाते इस्लामी का उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन ये शुरुआत से रही है उसकी कि कहीं ना कहीं बैलेंस दिखाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि उसका कभी कोई असर नहीं रहा। लेकिन इसी शब्द के इर्द गिर्द तो सर सवाल है मेरा कि भाई जो बैलेंस है, जो निष्पक्ष है, वो ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए ना। ये निष्पक्षता कैसी? ये निष्पक्षता मैं कह रहा हूं कि जब टुकड़े टुकड़े करने वालों पर कभी कोई चिंता नहीं की कांग्रेस ने। अरे सर वो अधिकारी थोड़ी ना है भाई, जिन्होंने वो देश थोड़ी ना चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स पैरेलली देश चलाते हैं। नहीं तो उनके आप देखिए ना, सिम्मी के लोग सरकारों में डॉक्टर पद पे थे, इंजीनियर थे, सरकारी सर्विसेज में थे, कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा था उनके ऊपर। जब सिम्मी पे प्रतिबंध लगा तब जाके उनके ऊपर प्रतिबंध लगा। देखिए उनको खुली छूट थी सिम्मी के सब। अभी पीएफआई पे जब प्रतिबंध लगता है तब जाके पीएफआई पे प्रतिबंध लगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पूरी छूट थी कि पीएफआई के कार्यक्रमों में शामिल हो। जरूरी था, देखिए अगर इतना ही जरूरी था तो अटल बिहारी सरकार 2 बार रह गई। मोदी इरा 1, मोदी इरा 2, फिर अचानक से कैसे एहसास हुआ मोदी इरा 3 के अंदर, जबकि इससे पहले तो पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, बहुत आसानी से हो सकता था, फिर क्यों नहीं किया? हाँ बिल्कुल, देखिए बात यह है कि ये संघ का मामला था। अगर पहले कर दिया होता मोदी सरकार ने आते ही, तो ये कहा जाता कि आते आते सबसे पहले मोदी सरकार ने ये काम किया। लेकिन मोदी सरकार ने पहले देश के दूसरे ऐसे काम किए जो हमारे सांस्कृतिक विचारधारा के लिए, जो हमारे देश के लिए, जो हमारी यहाँ की जनता के लिए बड़े मसले थे। धारा 370 हटाना बड़ा मसला था जी, राम मंदिर बनाना बड़ा मसला था। उन मसलों पे मोदी सरकार ने काम किया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार 3.0 नहीं होती तो शायद ये फैसला नहीं भी होता, क्योंकि वो उस लिस्ट में इतना नीचे था कि उसके लिए तीसरी बार सरकार आना जरूरी। हमारे लिए वापस मैं आपके पास आऊंगा। किशोर शर्मा जी, भाई विरोध किस बात का है? ये तो आदमी की अभिव्यक्ति की आजादी है ना, कि वो जहां चाहे वहां स्वीकार करे। एक कर्मचारी मंदिर भी तो जाता होगा, वो मस्जिद भी जाता होगा, मंदिर में भी किसी एक विशेष भगवान को भी पूजता होगा, उस पर थोड़ी ना पाबंदी है। तो किसी संगठन के साथ अगर जुड़ रहा है तो पाबंदी क्यों? देखिए, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी लगाया था 1948 में, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। और ये भूल रहे हैं इस सारी बात को कि जो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूज रहे हैं, एक बड़ी मूर्ति जो बनाई है, उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये पाखंड किस बात का? अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि हर एक का सर्विस रूल्स होता है, और 1964 केंद्रीय सर्विस रूल्स में बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे राजनीतिक दल का संगठन या सदस्य नहीं होगा, अन्यथा उससे संबंध नहीं होगा जो राजनीति में भाग लेता हो। आरएसएस आज पूरी तरीके से, आज से नहीं पहले दिन से पूरी तरीके से भाजपा, जनसंघ, इन सभी को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही है। और जो एजेंडे, जो छुपे हुए एजेंडे होते हैं इनके, वही सारे लागू करते हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी जी सरकार में है, लेकिन जब आरएसएस और बीजेपी की ट्यूनिंग बिगड़ी तब जाके फैसला आया। जब 303 से 303 से घट के 240 पे आ गए, और जब लगने लगा कि आरएसएस की नाराजगी को दूर करना जरूरी है, तब इस फैसले को लागू किया गया। क्या मैं जानना चाहता हूं, मैं राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से सवाल ही नहीं कर रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं कि एक कर्मचारी को क्या अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ उस कर्मचारी की बात कर रहा हूं। इससे पहले भी कई राज्य सरकार हटा चुकी है, तब तो विरोध नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, इसी बात का आपको जवाब देता हूं कि कर्मचारी हमेशा संविधान के नियमों का पालन करता है, और आरएसएस और बीजेपी हमेशा संविधान विरोधी रही हैं। कभी भी सरकारी ये इसलिए संविधान की शपथ लेके 1966 से पहले संविधान नहीं था देश में। सुनिएगा, संविधान की जो संशोधन कांग्रेस कर दे, जो नियम कांग्रेस बना दे, वो तो संविधान हो गया सर। और बाकी बहुमत की सरकारें जो कर दे वो गैर संवैधानिक हो गया। 1964 से लागू है। क्या 1966 के अंदर सरकार ने ही संशोधन करके सर्विस रूल्स में इसको नहीं डाला? क्या उससे पहले ये रूल था? देखिए, बात साफ सी है, इस देश की जनता को ऐसे ब्यूरोक्रेट चाहिए, सरकारी कर्मचारी चाहिए जो नाम, धर्म और वर्ग विशेष को देखकर फैसले नहीं ले। मेरा सवाल ये कि क्या संविधान का मतलब वही है? मेरी बात किशोर शर्मा जी, भाई क्या संविधान का मतलब वही जो कांग्रेस संशोधित कर दे, बाकी बहुमत की सरकारें जो करेगी वो गैर संवैधानिक हो जाएगा?
तो इस फैसले को बीजेपी अब बताइए क्यों नहीं ना, पाई? ये बीजेपी सेलेक्टिव नैरेटिव क्यों होता है कांग्रेस का? नैरेटिव नहीं है, साफ तौर पे ये है, जब कांग्रेस सरकार हम बैन चाहते लगा दे हैं, तो संवैधानिक, इस देश की और बैन हटा दे तो गैर संवैधानिक। ऐसा क्यों न्यायपूर्ण भाई? काम करने के लिए बहुत AK जरूरी सिंह है। साहब हमारे एक साथ जुड़ सर्विस गए हैं। रूल्स होते हैं सारे, AK और सिंह सर्विस साहब, रूल्स के तहत ये AK तय होता सिंह है साहब, कि आप मुझे सरकार सुन पा रहे हैं की देश की सर? जनता के सारे काम हो। AK सिंह साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। सर मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस अगर कोई संशोधन कभी भी कर दे तो वो पूर्ण रूप से संवैधानिक हो जाता है, चाहे वो आपातकाल ही क्यों ना लगा हो देश में, तो उसको भी डिफेंड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई और बहुमत की सरकार कोई संशोधन करती है वापस कर दिए तो गए, वो पूरे तरीके से गैर संवैधानिक हो जाता है, संविधान विरोधी हो जाता है। ये नैरेटिव कैसे सेट होता है सर? जी सबसे पहले तो एक चीज डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आरएसएस के ऊपर बैन, और दूसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डायरेक्शन की आरएसएस चूंकि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है इसलिए उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, उस पे बैन। तो दोनों में अंतर है। अब बात आती है कि क्या मतलब कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और जो ऑर्डर अभी जो सरकार ने विड्रॉ किया है उससे इन्हें तकलीफ है, तो तुरंत ही हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहां से जो भी उचित आदेश जो है ये चाहते हैं वो पारित करवा सकते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि मैंने देखा, अगर आपको याद हो तो कई एसोसिएशंस हैं कास्ट बेस्ड, जिसके की एम्प्लॉय जो हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय स्टेट लेवल के हैं, आपके पीएसयूज के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं, उनका मतलब कि एसोसिएशन बना हुआ है और ये लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। श्रीमान कांसीराम जी ने एक ऑल इंडिया एसोसिएशन बनाई थी शेड्यूल कास्ट की, राइट, और आप देखेंगे कि उसमें यह था कि प्रत्येक कर्मचारी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो था शेड्यूल कास्ट का, वो पूरे साल में एक बार चंदा दिया करता था, और वो उस चंदे की रकम जो हुआ करती थी वो उसकी एक दिन की तनख्वाह के बराबर। अब राजस्थान में आ जाइए आपने राजस्थान में भी देखा होगा कि जाट एसोसिएशन है, क्षत्रिय एसोसिएशन है, ब्राह्मण एसोसिएशन है, एससी एसोसिएशन है। क्या उसके लोग मेंबर्स नहीं है? राज्य के कर्मचारी और राज्य के आईएएस ऑफिसर में मेंबर्स हैं, वो उनकी मतलब की गतिविधियों में भी सम्मिलित रहते हैं। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि साहब ये सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अल्टीमेटली ये मुद्दा आ जाता है कि क्या आरएसएस एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जी। तो ये डिस्प्यूट है, राइट। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जो यूपी वगैरह में अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, जो अपने पास खबरें हैं, उसमें जिस एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन की, इन्होंने खूब जम करके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किया है। तो आरएसएस के ऊपर बैन अलग इश्यू है, और आरएसएस चूंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कर्मचारी नहीं उसका मेंबर बनेगा, वो अलग इश्यू है। तो जिनको ग्रीवांस है वो चले जाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन AK सिंह साहब, भाई 2 बार बहुमत की सरकार रही ना, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। अगर वाकई में इसको हटाना था और हटाना मैंडेटरी था, तो फिर इतना लंबा इंतजार क्यों? हाँ, ये जरूर एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है कि ये जो स्टेप लिया गया है ये पहले क्यों नहीं लिया गया। बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है, और इसके इंटेंट में मेरे को कोई खबर नहीं है, अंदरूनी खबर नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा जी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विक्रांत सिंह जी, आरएसएस इसको किस नजर से देखता है? क्या ये होना चाहिए था? और क्या जिस तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदला, जिस तरीके से मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रही थी लेकिन 300 से नीचे ही गठबंधन पूरा सिमटा, क्या उसका ये परिणाम है कि लगा कि नहीं, आरएसएस की नाराजगी को दूर करना जरूरी है और उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा इस प्रतिबंध को हटा दिया जाए, क्योंकि आरएसएस ने हाथों हाथ इसका वेलकम किया? नहीं वीरेंद्र जी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि संघ क्या है हमें यह समझना पड़ेगा। संघ एक विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। लगभग 80 देशों में करोड़ों स्वयंसेवक इसके हैं, कई सारे प्रकल्प हैं। किसान संगठन सबसे बड़ा भारतीय किसान संघ, मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती सबसे बड़ा शैक्षणिक संगठन, इतने सारे डाइवर्सिफाइज वेज में संघ कार्य करता है। तो संघ को इस तरह की आवश्यकता नहीं थी कि सरकार बनते ही वो इस बारे में परसुएड करता है कि हम पे प्रतिबंध हटाओ या नहीं हटाओ। एक बात जैसे किशोर जी ने कही कि पटेल जी ने, सरदार पटेल ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, ये फैक्चुअली रॉन्ग है।
प्रतिबंध नेहरू जी ने लगाया था, लेकिन जब प्रतिबंध हटा तो पटेल साहब ने एक पत्र लिखा था, उसमें इस बात की प्रशंसा की थी कि सबसे अधिक अगर कोई प्रसन्न है तो आज मैं हूं कि संघ पर, कि संघ के ऊपर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। और रही बात, आप आरएसएस के प्रकल्पों की बात कर रहे हैं, किसान संघ की, जब गांधी जी इतने ईमानदार है आरएसएस, जब गांधी जी वर्धा में गए थे, दिल्ली में बैठे थे, जाने के बाद गांधी जी का ऑब्जर्वेशन था और अब कि संघ के स्वयंसेवकों से लीक हो गया, अनुशासन, समयबद्धता, भेदभाव करके सामाजिक समता का उदाहरण समाज सीख सकता है। विक्रांत जी, दो चीजों को मिक्स मत कीजिए सर। नहीं, क्या भेदभाव रहित समाज की स्थापना, ये कब की बात है? ये पहले की बात है ना सर? जब ये पहले की बात, वर्धा में जाकर के, क्या ये पहले की क्या ये मूल्य ब्यूरोक्रेसी में नहीं होने चाहिए? क्या ये मूल्य समाज के हर व्यक्ति में नहीं होने चाहिए? समाज, संघ स्वयंसेवक तैयार करता है, संघ स्वयं कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सारे काम करता है। अगर कोई व्यक्ति इन सारे मूल्यों से अपने आप को एनरिच करके समाज में काम करेगा तो क्या वो रचनात्मक कार्यक्रम नहीं? लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूं भाई, अगर कोई अधिकारी सीधा शाखा में आ रहा है तो शाखा में जो बाकी लोग हैं उनके साथ सीधा मेल मिलाप बढ़ रहा है ना सर? अब अगर वही अधिकारी काम करने के लिए सेलेक्टिव परसेप्शन के साथ काम करेंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, संघ सेलेक्टिव परसेप्शन पे काम नहीं करता है। संघ एक विशाल विचारधारा है जो एकात्म मानववाद पे काम करती है और प्रत्येक अंत्योदय के लिए काम करती है। संघ के अंदर जैसे कहा परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि संघ हिंदुओं का संगठन है। संघ का ही एक प्रकल्प राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है जहां लाखों मुस्लिम स्वयंसेवक हैं और इस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए कार्य करते हैं। तो वो सेलेक्टिव अप्रोच मीडिया ने और विपक्षी कुछ पार्टियों ने बना दी है। बताइए, इस प्रतिबंध के हटने का क्या फायदा होगा? प्रतिबंध घटने का फायदा यह है कि संघ क्या है? संघ राष्ट्र चेतना को उद्भव करने वाला संगठन है। क्या राष्ट्र चेतना का उद्भव सरकारी कर्मचारियों में नहीं होना चाहिए? संघ वो काव्य है जो इस देश को सरकारी कर्मचारी हैं, संघ वो शौर्य है जो इस देश को वीरत्व देता है। संघ इस देश का संबल है। ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं सर? संघ इस उनके अंदर चेतना ही नहीं है जो प्रत्येक कठिन परिस्थिति में देश के साथ खड़ा रहता है। 1962 में देखा था, काले कानून खिलाफ धरने पर बैठे थे दिल्ली में, तो क्या विपरीत थी? पत्रकार नहीं था क्या? आजाद करवाने के लिए नीट लीक हो गया, विद्या भारती सामने क्यों नहीं आती है? जवाब दिया जाए। आरएसएस कितना ईमानदार अपने काम करने के लिए बताया जाना चाहिए। देश की नागरिक और उत्तर प्रदेश में जो नाम वाला जो एजेंडा है, ये एजेंडा है, एजेंडा, वो आरएसएस का नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को रूल करना पड़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को इतनी शर्मिंदगी क्यों? ठीक है प्रताप राव जी, एक मिनट सर। प्रताप राव जी, क्या वाकई में बीजेपी ये महसूस कर रही है कि बिना संघ के चुनाव को जीता नहीं जा सकता, क्लीन स्वीप की नहीं जा सकती, इसलिए आरएसएस को उतना ही खुश रखना जरूरी है जितना कि सोचा जाता है कि आम आदमी खुश है? वीरेंद्र, संघ बीजेपी उस हर कानून को सही कर रही है, दुरुस्त कर रही है, उस हर व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है जो तुष्टीकरण की नीति के चलते पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए किया, केवल एक वर्ग के वोटों के लिए किया, केवल जानबूझकर दबाव। क्या उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही किया है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पता लगना चाहिए? क्यों नहीं किसी का पता लगना चाहिए? क्यों नहीं पता लगना चाहिए कि वो कौन है? तो खाना खिला रहा है वो कौन है? क्या नाम है उसका? तो क्या है? जब वो हलाल की बात करते हैं हिडन एजेंडा आरएसएस आएगी, खाने के लिए इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट रूल करेगी। जिसको करना होता है, जिसको शिव का पूजन करना होता है, उसको क्या पवित्रता नहीं चाहिए? बहुत गर्व की बात नहीं है आरएसएस और बीजेपी के लिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? शर्मिंदगी वाली बात है। क्यों नहीं पता होना चाहिए? वाली बात है। कौन खाना खिला रहा है? कोर्ट में कहिए ना, देने वाला खाना कौन है? जवाब दीजिए, क्यों नहीं पता होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जवाब दीजिए, कहिए। किशोर जी, जब मुसलमान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मत बताइए, कहिए वहां पर जाकर। किशोर जी, एक मिनट। क्यों छुपाना चाहते हैं? प्रताप राव जी, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज गलत फैसला दिया है? प्रताप राव जी, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट अभी तय करेगा। बताइए, शाकाहारी है मांसाहारी? फैसला नहीं दिया है, गलत बात मत बोलिए। सर, फैसला नहीं दिया है, ऑर्डर सामने आ गया। खाना क्या बताना है? स्टे दिया है, अभी जवाब मांगा है। वही जवाब खाना बताना है, केवल स्टे दिया है, खाना बताना है। और हम तो सर बचपन से पढ़ते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। रसोईया रखते हैं, मोल करो तलवार का, धरी रहने दो म्यान, क्या फर्क पड़ता है सर? जब आरएसएस के हिडन एजेंडे को लागू करने की कोशिश की गई है, तभी देश को सामना होना पड़ा है। ईमानदार बनते तो क्यों खड़े नहीं होते देश की जनता के साथ? विपत्ति के साथ समय क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं खड़े होते देश की जनता के साथ? आप फैसले लेते हैं और कि मेरे को खाना खिलाने वाला कौन है? ठीक है प्रताप राव जी, चलिए तो स्थिति स्पष्ट कर, सर स्थिति स्पष्ट करते हैं ना भाई, स्थिति स्पष्ट करते हैं। किस तरह का अशुद्ध खाना बाजार में परोसा जा रहा है? नहीं चाहिए।
तो मत एक लीजिए ना पवित्र सर। काम करने वाले को, भाई एक कोई धार्मिक काम फोर्सफुली करने थोड़ी वाले ना को खिला नहीं रहा है चाहिए। इसलिए प्रताप राव जी, कोई फोर्सफुली थोड़ी ना खिला रहा केवल है। मुस्लिमों को नहीं कहा है, हिंदुओं जी। को भी अपना नाम जी। लिखने को कहा है। मैं वही कह रहा हूं। हिंदुओं का भी नाम अगर लिखे जा रहे अगर हैं। मैं सर केवल वही तो कह रहा मुसलमानों को हूं, नहीं क्या कहा है। देश के और ये अंदर, कानून क्या बना है। देश के अंदर ये कानून मुलायम आएगा? मुलायम क्या सिंह ये की देश सरकार में ने बनाया कानून था। आएगा? ये कानून मुलायम सिंह की सरकार ने बनाया था, निर्देश उस था सर। कानून को लागू किया है। कांग्रेस की और निर्देश मुलायम था सिंह की सर। सरकारें तुष्टिकरण के कारण उस कानून को लागू नहीं कर पाई। जी। क्यों नहीं पता होना चाहिए सर, आज निर्देश मैं कहता हूं था। जयपुर में भी क्यों नहीं पता होना चाहिए? प्रताप जयपुर में राव जी, पता होना निर्देश चाहिए था सर, कि हलाल कानून बिक नहीं रहा है था। या झटका बिक रहा है। कानून नहीं क्यों? था। क्योंकि साफ तौर चलिए पे कहा है वापस मुद्दे कि पर आते हैं। हिंदुओं के लिए- नहीं, वापस हिंदुओं मुद्दे के पर आते हैं लिए हलाल सर, वापस मस्जिद मुद्दे है। पर आते हैं। एक मिनट, कहा है? एक मिनट। क्यों नहीं रविंद्र, हिंदुओं बात को AK सिंह बताना साहब, चाहता हूं। AK अपना सिंह धर्म- साहब, उसको क्यों नहीं छूट ठीक मिले है, उसका धर्म पालने AK के लिए? सिंह साहब, उसके- AK सिंह साहब उसके दूर धर्म बैठे हैं के सर, साथ आवाज क्यों नहीं खिलवाड़ हो? पहुंचती। प्रताप राव जी माफी के हिंदुओं साथ के रोक रहा धर्म हूं। के साथ क्यों AK खिलवाड़ सिंह करते साहब, हैं? AK क्यों सिंह साहब, कांग्रेस और एक दूसरे मिनट विपक्षी प्रताप दल राव जी, एक हिंदुओं मिनट, के धर्म के साथ खिलवाड़ ठीक करना है, चाहते हैं। एक मिनट सर। AK सिंह साहब, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहन दो म्यान। मेरे आज के प्रोग्राम का इससे लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा उठ गया तो जो कहा गया, क्या उसके पीछे वही राजनीति है जो हम लंबे दौर से देखते आ रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये, क्या वाकई में बीजेपी को एहसास हो गया है कि आरएसएस उस साइकिल के पहिए की तरह है जिसको पीछे छोड़कर चला नहीं जा सकता? या पहले मैं आपके दूसरे जो प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहूंगा। जी। देखिए, ये जरूर है कि आरएसएस जो है, इनके पास जो कार्यकर्ता हैं वो कुर्सी की गद्दी या कुर्सी के पीछे नहीं भागते। जनरली मैंने ये देखा है। ठीक। लेकिन ये जरूर है कि वो उनका एक पॉलिटिकल परसेप्शन जो है वो बीजेपी के साथ है उनका, और ये बीजेपी के लिए जनरली मोबिलाइज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बीजेपी के लिए एक इंपॉर्टेंट बैकबोन जो है वो आरएसएस जरूर है, और बीजेपी मेरे हिसाब से कभी नहीं चाहेगी कि आरएसएस और उसके मध्य जो है संबंध अच्छे नहीं रहे या संबंध खराब हो। तो ये तो आपके दूसरे प्रश्न का है। जहां तक पहले प्रश्न का है कि मतलब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली जो बात आई है आज, ये जो कामरिया वाली जो बात है, उसमें देखिए बहुत सिंपल सा है। अभी हमें ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दूसरे पक्ष को सुना है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर इंटरिम स्टे दिया है 3-4 दिन के लिए। लेकिन जहां तक मेरा मंतव्य है, जो भारत के एग्जिस्टिंग नियम और कानून है, उस हिसाब से जो योगी जी ने स्टेप लिया है वो बिल्कुल सही स्टेप लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं। वो लीगली उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लीगली उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन के लिए स्टे किया है, उसको देख लेते हैं आगे क्या होता है। जी ठीक है। किशोर शर्मा जी, हट गया भैया, आप इतिहास के पन्नों को खंगालते रहिए और इतिहास के पन्नों को खंगाल कर ये बताते रहिए कि देखिए हमने इस वजह से ये किया था, हमने उस वजह से ये किया था। इतिहास में सब दर्ज है सर, और स्वीकारना चाहिए कि भाई अगर कोई बहुमत की सरकार कुछ फैसले को ला रही है तो देश ने उसको अधिकार दिए हैं। देखिए, अभी बात कर रहे थे हम धर्म विशेष के लिए कुछ नहीं करते। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अयोध्या हारने के बाद सोशल मीडिया पर धर्म विशेष मतलब सर अघोषित अभी कहा गया बीजेपी द्वारा धर्म विशेष कहा गया, ये वो बीजेपी डिसाइड कर दे। भाई खुलकर बोलिए ना, बीजेपी डिसाइड कर दो, खुलकर बोलिए बीजेपी डिसाइड कर मतलब। दे। और मैं आपको बताऊं आपकी अपनी बात। किशोर शर्मा जी, धर्म विशेष मतलब धर्म विशेष ये बीजेपी डिसाइड कर दे। अभी कहा है सर, आप शब्द का इस्तेमाल करें ना, बोलिए ना। धर्म विशेष सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जिसको आप बार-बार अल्पसंख्यक और धर्म विशेष कहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है देश की। आप उनको इतना कमतर मत कीजिए, आप उनको इतना कमतर मत कीजिए कि उनको खुद एहसास होने लगे कि भाई हम सुरक्षित हैं। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है सर। हर स्टेट में अलग अलग है जी, सिख भी हैं सर, देश की बात करेंगे। हाँ, मैं टोटली देश में अल्पसंख्यक नहीं है ना, आपको बता। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में हारने के बाद अघोषित तौर पे एक अभियान चलाया गया कि अयोध्या में हार गए तो इसलिए वहां के लोगों से, वहां के व्यवसाय से सामान लेना बंद कर दो, और ये अप्लाई हो गया। और जो यहाँ से लोग लेने जाते हैं वहां के लोगों से कोई खरीद नहीं करते। ये आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आप ये अभी श्रावण मास चल रहा है, ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से निकले हुए आप आए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बात नहीं करते, आप क्या प्रसाद जाके लेंगे? आप कोई धरातल बात नहीं करते। आपको पता हो तो आप खुद ही नहीं लेंगे। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, दिखाने बिल्कुल लेंगे जी। बता रहा हूं मैं आपको, ये ढोंग ढापड़े सिर्फ आपके हैं, बहुत ढोंग ढापड़े सिर्फ आपके हैं। देखिए, कांग्रेस के नहीं है, विपक्ष नहीं है, ये सिर्फ आपके, ये पाखंड सिर्फ आप लोगों के। और एक बात बहुत साफ मान लीजिएगा, एक बात बहुत साफ मान लीजिएगा,
हिंदुओं को अपना नियम मानने का क्यों नहीं अधिकार? अयोध्या के व्यापारियों को नुकसान व्हाट्सएप चला चला के कर दिया। अधिकारों को छीनना हिंदू चाहते धर्म के हैं। वकालत करते हो, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो किस धर्म विशेष के हैं? क्यों नहीं भाई पता? देश कानून से चलेगा, संवेदनाओं से, भावनाओं से नहीं सर। अगर वाकई में जरूरी है तो सेंटर कानून लेकर आ जाए, सेंटर कानून लेकर आ जाए। कानून कहता है कि जब आरएसएस के हिडन एजेंडे को लागू करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। कानून किसने बनाया? आरक्षण हटाने की बात करी किशोर गई। शर्मा जी, मनमोहन सिंह किशोर की शर्मा सरकार जी, के समय बना। किशोर शर्मा जी, ठीक है, किशोर शर्मा जी, एक मिनट सर, किशोर शर्मा जी, ठीक है, किशोर शर्मा जी, केवल आपने लागू नहीं किया इसलिए। सर एक मिनट, किशोर शर्मा जी, किशोर शर्मा जी, 5 रुपए का एक बिस्किट का डब्बा भी लेते हैं ना, पैकेट लेते हैं, तो उसके ऊपर सारी डिटेल होती है, कौन प्रोप्राइटर, कब छपा, कब एक्सपायरी, सब कुछ है। तो क्या समस्या है इसमें? क्या ये जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए? धर्मनिरपेक्ष देश में, धर्मनिरपेक्ष देश, ये आप ये बात धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष सर, इन शब्दों के बीच की कंफ्यूजन को दूर कीजिए सर। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं सर। किशोर की दुकान में किशोर शर्मा जी, धर्मनिरपेक्ष नहीं है सर, देश की पंथ निरपेक्ष है। ऐसा नहीं होता कि मुसलमान दुकान मुसलमानी काम करते हो। क्या इस फैसले के बाद, क्या इस फैसले के बाद जो परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि लोकसभा चुनाव के अंदर संघ ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, संघ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, मैं खुलकर सवाल कर रहा हूं, क्या वो परसेप्शन ब्रेक होगा इसके बाद? देखिए, ये एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। और संघ चुनावी राजनीति और चुनावी उद्देश्यों से कार्य नहीं करता। इंद्र जी ने कह दिया, किशोर जी, मैं डिस्टर्ब नहीं किया था। किशोर जी एक मिनट प्लीज, किशोर जी एक मिनट, परसेप्शन नहीं है, देश की आवाज है। कांग्रेस संस्कृति का डिस्प्ले ना करें, नहीं, लेकिन बोलने दें। विक्रांत जी जवाब दीजिए, लेकिन इसके साथ ये भी बता दीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि पुरजोर तरीके से संघ के लगने के बाद बीजेपी कितनी सीटें आई, आप ये कह रहे हैं? अब बोलिए। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, ये देश सेवा का कार्य करता है। जब कभी भी राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है, चाहे वो गुजरात का भूकंप रहा हो, चाहे सुनामी रहा हो, चाहे नेपाल में भूकंप आया हो, या भोपाल गृह त्रास दी रही हो, या अभी अभी हमने रेलवे एक्सीडेंट देखे, सबसे पहले आपको सेवा, निस्वार्थ सेवा कार्य करते हुए कोई दिखेगा तो संघ के स्वयंसेवक दिखेंगे। मैं ये मीडिया से भी शिकायत है कि संघ के उन कार्यों को सकारात्मक रूप से देश के सामने क्यों नहीं रखा जाता? आप लोग वहां क्यों नहीं पहुंचते? वहां क्यों नहीं दिखाते कि वो काली टोपी वाले और खाकी निकर वाले कितनी सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से? और तो और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब भी 62 और 65 के युद्ध के अंदर स्वयंसेवकों ने वहां अपनी आहुतियां दी थी, उन्हें कोई शहीद का वीरगति होने का कोई तमगा नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद भी वो राष्ट्र के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप राव जी शुक्रिया, किशोर जी आपका भी शुक्रिया, विक्रांत आपका भी शुक्रिया, और AK सिंह साहब आपका भी शुक्रिया। प्रतिबंध हट चुका है, कुछ फैसले सियासी तौर पर लिए जाते हैं, कुछ राजनीति से जुड़े सामाजिक तौर पर लिए जाते हैं, लेकिन उन फैसलों का क्या असर होगा ये सिर्फ अगले 2, 5, 10 साल बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या वाकई में इस फैसले के बाद जो नैरेटिव सेट हुआ था कि RSS और बीजेपी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, क्या वो खत्म होती नजर आएंगी? नमस्कार। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ के कार्य में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। परंतु अब वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है।